वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी सेक्शन 195, 196 और जितने भी हम सेक्शन फर्दर करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, क्योंकि इन सेक्शंस में इन सेक्शन की सिर्फ खासियत ये है कि कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक किसी पर्टिकुलर चीज़ की कंप्लायंस ना हो। तो 195 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जितने भी हमारे सेक्शंस हो गए, अपने सेक्शन 2 हम लोग 199 तक बात कर रहे हैं, तो कोर्ट अपने आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकता किसी की हमें कंप्लेंट की जरूरत पड़ती है। तो विदाउट दैट कंप्लेंट कोर्ट हैज नो पावर टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, सेक्शन नहीं ले सकता। तो बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट लैंग्वेज से। 195 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर बोर्ड लिखा है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। तो एक बात तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है ना कि यहां पर जो बार दिया गया है वो सिर्फ कॉग्निजेंस को लेके किया गया और वो कोर्ट को बार किया गया है, कोर्ट को रोका गया है। यहां पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि 195 सेक्शन जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बार कर रहा है पुलिस को। तो बार इज अगेंस्ट द टेकिंग कॉग्निजेंस एंड नॉट अगेंस्ट एन इन्वेस्टिगेशन मेड बाय अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 की थर्ड क्लॉज। और ना ही ये कई सेक्शन जो है 156 की थर्ड क्लॉज को पावर यूज करने के लिए कोर्ट को मना कर रहा है। तो ये आप यूज कर सकते हो। अगर हम बात करें 195 की, तो वहां पर उसकी हेडिंग इज वेरी क्लियर दैट प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट फॉर अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट गिवन इन द एविडेंस। तो यहां पर इसकी ये हेडिंग है बिल्कुल। और कोर्ट कहीं ना कहीं इस एक्ट में बिल्कुल फर्स्ट लाइन जो वहां पर मेंशन की गई, जो लिखा गया कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। तो यहां पर अपने आप में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। फर्स्ट क्लॉज में वहां पर लिखा है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ए पॉइंट ऑफ एनी ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 172 अप टू सेक्शन 188। तो 172 से लेके 188 तक जितने भी हमारे सेक्शंस हैं इंक्लूडिंग 172 एंड 188, अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो विदाउट द कंप्लेंट ऑफ द दैट पब्लिक सर्वेंट जिसकी हम लोग कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, तो भाई उसकी कंप्लेंट के बिना कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता इन सेक्शंस का, इन ऑफेंसेस का। तो एक इंपॉर्टेंट खासियत है कि यहां पर 174A जो सेक्शन बाद में इंसर्ट किया गया था रिगार्डिंग द ऑफेंडर, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हैं, कोर्ट कई बार उनको डायरेक्शन देती है पुलिस ऑफिसर को कि इनके अगेंस्ट जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए 174A के रिगार्डिंग। तो जब वो रजिस्टर्ड होती है, हालांकि यहां पर 172 से लेकर 188 तक 174A भी आता है, लेकिन स्टिल 174A जो है उसके लिए जज को कंप्लेंट देने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको मैं फर्दर क्लियर कर रहा हूं। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर कि 172 से लेकर 188 तक जितने भी हमारे ऑफेंसेस होंगे एक्सेप्ट 174A, अगर कोई भी पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है, जहां अबैटमेंट कर रहा है इन ऑफेंस को होने के लिए, जहां अटेम्प्ट कर रहा है इन सेक्शंस में ऑफेंस होने के लिए, जहां क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है 172 से लेकर 188 तक ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग बाय दैट पब्लिक सर्वेंट आप कोर्ट को बार कर रहे हो 195 सेक्शन कि आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। व्हाट इज रिक्वायर्ड? द रिटन कंप्लेंट बाय दैट पब्लिक ऑफिसर जिसके ऑर्डर की उल्लंघना की गई है, जिससे ये सेक्शन 172 से 188 जो है अट्रैक्ट होता है। तो उस पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट की हमें कंप्लेंट चाहिए इन राइटिंग। तो यहां पर जो है सेक्शन 340 जो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कहीं कोर्ट का जिक्र नहीं है। 340 में सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी में जब जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही होती है, अगर कोई पर्सन ऑफेंस कमिट करता है उस समय जब फॉल्स एविडेंस देता है या फॉल्स स्टेटमेंट देता है या गलत डॉक्यूमेंट पेश करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी कंप्लेंट वो कंसर्न मैजिस्ट्रेट ही करेगा ना। तो 340 सेक्शन अप्लाई हो जाएगा वहां पर ऑफ सीआरपीसी। तो वो पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट जो है वो पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट इन रिटन में कंप्लेंट करेगा कि इसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जाए। ये इंपॉर्टेंट है। हम बात करें बी पॉइंट की। 195B पॉइंट सेज कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है अंडर सेक्शन 193 से लेके 190 सेक्शन ऑफ आईपीसी, 199, 200, 205 से लेकर 211 सेक्शन या 228 सेक्शन में कोई भी अगर ऑफेंस कमिट होता है, when such offenses is alleged to have been committed in or in relation to any of the proceeding in court। तो यहां पर मेंशन की गया है जो बी पॉइंट पूरा है, जो बी के 3 पॉइंट है, वो सारे कोर्ट में ऑफेंस कमिट हो रहे हैं। अगर कोई भी पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है कोर्ट में, जिससे 193 से लेकर 196 सेक्शन जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, या 199 अट्रैक्ट हो रहा है, 200 अट्रैक्ट हो रहा है, 205 से लेकर 211 अट्रैक्ट हो रहा है, 228 सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहां पर हमें 340 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में रिटन में कंप्लेंट जो है वो दायर की जाएगी। किसके द्वारा?
जुडिशियल ऑफिसर के सारा, और वो एक रिटन कंप्लेंट 195 में भी मेंशन करेगा, जिसके वजह से कोर्ट जो है दूसरी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, अदरवाइज वो खुद कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। बी पॉइंट में लिखा है कि अगर कोई भी अक्यूज पर्सन या कोई भी पर्सन जिसको ये जिसके अगेंस्ट ये चार्ज लिया गया है, जिसने वो ऑफेंस कमिट किया है, अगर कोई भी पर्सन 463 में कोई पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है, 471 में कोई डॉक्यूमेंट जो है वो फैब्रिकेट कर रहा है, जब 475 476 ऑफ सीआरपीसी आईपीसी में कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है और किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो डेफिनेटली कोर्ट इन सेक्शंस के रिगार्डिंग जो है वो कॉग्निजेंस ले सकती है। बट मैं पहले कह रहा हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट 195 की सेक्शन की इंपॉर्टेंट खासियत है ये कि बिना कंप्लेंट के कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। इसलिए अगर कोई भी ऑफेंस किसी अक्यूज ने कमिट किया है अंडर सेक्शन किसी भी ऑफेंसेस में, चाहे वो 193 196 है, 199 200 205 211 या 463 की बात कर रहा हूं, 471 475 476 ऑफ इंडियन पेनल कोड, कहीं भी अगर ऑफेंस कमिट हो रहा है तो भाई वो मैजिस्ट्रेट को पता है कि मेरे सामने से फॉल्स एविडेंस दिए हैं, मेरे सामने इसने डॉक्यूमेंट फॉल्स फैब्रिकेटिंग एविडेंस दिए हैं, तो ये इसलिए ये ऑफेंस ये कमिट कर रहा है, ये एक्यूज बन रहा है, इसलिए 340 में वो खुद कंप्लेंट जो है वो दूसरे मैजिस्ट्रेट को देगा कि इसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, और 195 ऑफ सीआरपीसी की कंप्लायंस भी उस मैजिस्ट्रेट को करनी होगी। और यहाँ पे बोल रहे हैं एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट इन राइटिंग, जब तक वो जज रिटन में कंप्लेंट नहीं कर लेता तब तक कोई भी कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। सो यहाँ पे बोल गया एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ दैट कोर्ट और बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज दैट कोर्ट में ऑथराइज इन राइटिंग, जब वो खुद देगा जज, जब वो किसी को ऑथराइज कर देगा कि भाई रिटन में कंप्लेंट करो, ये इंपॉर्टेंट है, वो खुद भी कर सकता है और वो अपने किसी ऑफिसर को भी जो सबऑर्डिनेट है वो भी वहां पर लिखा गया है, और ये ए पॉइंट में भी दिया गया है, वहां पर भी लिखा है एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग बाय द पब्लिक सर्वेंट, जब कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट काम कर रहा है वो भी 195 में कंप्लेंट जो है वो रिटन में दे सकता है। और विदाउट दैट कंप्लेंट नो कोर्ट हैज द पावर टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एंड ऑफ सच ऑफेंस। सेकंड पॉइंट में लिखा है 195 सब क्लॉज 2 says where a complaint has been made by a public servant under clause A of subsection 1, any authority to which he is admittedly subordinate may order the withdrawal of the complaint। अगर कोई पर्सन 195 के फर्स्ट पॉइंट में ए पॉइंट में कोई 195 की कंप्लेंट दायर कर देता है और कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस ले लेती है, तो लॉ कहता है कि वो कंप्लेंट जो फाइल की है 195 में वो विड्रॉ भी कर सकता है। उसका सीनियर कहेगा कि आपने क्यों दे दी, आपने तो गलत कर दिया, आपकी तो यहां पर कंप्लेंट बनती नहीं है, अब इसको विड्रॉ करो। तो अगर कोई सुपीरियर ऑफिसर डायरेक्शन देगा कि भाई 195 में जो आपने कंप्लेंट लेटर में दिया आप उसको वापस ले लो, तो भाई यहां पर उसको वापस लेनी ही पड़ेगी। लेकिन द वंस यू विड्रॉ दैट कंप्लेंट, उसके बाद उस पर्टिकुलर सेक्शंस में ऑफेंसेस में कोई भी कार्रवाई कोर्ट नहीं करेगी। यहां पर लिखा गया है नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन ऑन द कंप्लेंट। तो कंप्लेंट में फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो है कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग उसमें नहीं होगी, ये मेंशन किया गया है। Then we have a proviso over there that no such withdrawal shall be ordered if the trial in the court has already been concluded। तो अगर कोर्ट का ट्रायल खत्म हो चुका है, सिर्फ आर्गुमेंट रहती है, तो भाई आपकी विड्रॉल भी काम नहीं करेगी, चाहे आप जितने भी मर्जी सुपीरियर ऑफिसर्स हो, आप डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आप उस कंप्लेंट को विड्रॉ कर लो जो कंप्लेंट 195 में दायर की गई है। फर्दर वी हैव अ थर्ड क्लॉज, यहां पर मेंशन है कोर्ट का मतलब क्या है। कोर्ट मींस कोई भी सिविल कोर्ट हो सकती है, कोई रेवेन्यू कोर्ट, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट हो सकती है, एंड इंक्लूड्स द ट्रिब्यूनल ट्रू। यहां पर ट्रिब्यूनल कोर्ट भी ऐड की गई है, और अंडर सेंटर जहां प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एक्ट में कहीं भी कोर्ट जो बनाई गई है वो कोर्ट भी इसमें शामिल है। तो 195 में सारी कोर्ट्स ऑलमोस्ट इंक्लूड की गई हैं। और लास्ट में हम लोग कहते हैं कि जो फोर्थ क्लॉज ऑफ दिस 195 सेक्शन, इट सेज फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, क्योंकि यहां पर बी पॉइंट जो है वो सिर्फ कोर्ट के रिगार्डिंग है, जहां पर कोर्ट में ऑफेंस हुआ है। तो कोर्ट क्या, वो बेसिकली कोर्ट का मतलब क्या है, कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरली लाइज। तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट, क्योंकि हमने वहां पर लिखा कि विड्रॉल की जो पावर है वो सुपीरियर ऑफिसर को है, तो यहां पर सुपीरियर वो कौन सी ऑफिसर है, वो कौन सी सुपीरियर कोर्ट है जो डायरेक्शन दे सकते कि इस कंप्लेंट को विड्रॉ कर लो 195 की। क्योंकि वंस यू विड्रॉ द कंप्लेंट तो उसकी जो फर्दर प्रोसीडिंग होगी उन पर्टिकुलर सेक्शंस में वो होगी नहीं, चाहे वो सेक्शन 471 है, चाहे वो 463 है, 475 है, 476 है, तो वो उस अक्यूज के रिगार्डिंग कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी वंस यू ऑर्डर
योर सबऑर्डिनेट की टू विड्रॉ द कंप्लेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कंप्लेंट जो कोर्ट ने किसी मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट रिटन में दे दी, उसको विड्रॉ कौन करेगा? उसका सुपीरियर ऑफिसर डायरेक्शन देगा तभी वो विड्रॉ करेगा। तो सीनियर कौन हो सकता है? लाइक सपोज डिवीजन बेंच जो हाई कोर्ट का होता है, उसका सुपीरियर कोर्ट का ऑफिसर कौन होता है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट कैसे देगी इसको विड्रॉ करो, तो वो विड्रॉ कर लेगा। दूसरा, जो सिंगल बेंच होता है हमारा हाई कोर्ट का, उसका सुपीरियर कौन होता है? डबल बेंच होता है। जो सबऑर्डिनेट जजेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जजेस के अंदर आते हैं, लाइक जेएमआईसी हो गया, सीजीएम्स हो गया, वो किसके नीचे आते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज के। तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के सबऑर्डिनेट हो गए। तो जो हायर अथॉरिटी है जिसके साथ अपील होने वाली है, जिसके वो सबऑर्डिनेट है, वो डायरेक्शंस दे सकते हैं कि भाई इनको विड्रॉ करो। तो ये इंपॉर्टेंट है फोर्थ क्लॉज। तो यहां पर एक बात बिल्कुल की है कि ये जो हम लोग बात करें 195 सेक्शन के रिगार्डिंग, ये सिर्फ बार कर रहा है कि कोर्ट जो कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकती। जब तक रिटन में कंप्लेंट दायर ना की जाए तब तक कोर्ट हैज नो पावर। So there must be a formal complaint in writing, otherwise taking of cognizance by the court shall be without jurisdiction। बिना कंप्लेंट के अगर आप कॉग्निजेंस ले रहे हो तो वो विदाउट जुरिडिक्शन होगा, और रेंडरली जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, चाहे वो कन्विक्शन में हो चाहे कुछ भी हो, वो सारी न्यूलिटी हो जाएगी, नल हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि 195 की कंप्लेंट कितनी जरूरी है, क्योंकि विदाउट दैट कंप्लेंट द कोर्ट हैज नो पावर टू टेक कॉग्निजेंस। अगर कॉग्निजेंस ले लिया आपने विदाउट दैट रिटन कंप्लेंट, आपने कन्विक्ट कर दिया, वो कन्विक्शन कहां मानी जाएगी? वो कन्विक्शन स्टैंड ही नहीं कर रही है हमारे लॉ में, इट इज नल एंड वॉइड, न्यूलिटी मानी जाएगी उसके रिगार्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो 340 कब हमारे जो है वो आता है जब कोर्ट कंप्लेंट करती है रिटन में, तो वो 340 का प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करेगी। और उस प्रोसीजर में अगर कोर्ट ने कह दिया कि इसने पर्सन ने मेरे जुडिशियल प्रोसीडिंग में ऑफेंस कमिट किया है, तो आपकी जो कंप्लेंट होगी वो बेसिकली 340 में होगी, और एक कंप्लेंट 195 की भी होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, अगर कोर्ट ने कह दिया कि हाँ ये पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है मेरे सामने मेरी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो 341 ऑफ सीआरपीसी में, ये भी मेंशन किया गया है। तो एट द एंड हमारे पास वी हैव अ केस लॉ दैट इज लखन वर्सेस एम्परर एयर 1936 Allahabad High Court, that is 788 page number. It was held that section 195 being imperative in nature, cognizance of any offence referred to therein is without proper complaint by the concerned public servant is an illegality not curable under section 465 of CRPC। तो लॉ कहता है कि अगर भाई रिटर्न में कंप्लेंट नहीं है 195 की और कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, तो ये क्यूरेबल नेचर का है ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रोसीडिंग है वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी। ये कोर्ट ने इस केस में बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब यहां पर एक अगर बात करें, कोई अगर ऐसा एक्ट करता है कोई पर्सन, अगर कोई भी अक्यूज ने कोई एक्ट किया जो दो सेक्शंस में फॉल कर रहा है, एक सेक्शन के लिए 194(5) जरूरी है और एक सेक्शन के लिए जरूरी नहीं है, तो लॉ कहता है कि भाई आप उन सेक्शन की कॉग्निजेंस ले सकते हो जिसके लिए 195 की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी 195 की रिक्वायरमेंट है, तो बिना आप उस रिटन कंप्लेंट के आप कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकते। तो लॉ कहता है कि इस सिचुएशंस में अगर कंप्लेनेंट जो है बेसिकली प्राइवेट कंप्लेंट भी लॉन्च करता है, इन स्पाइट ऑफ दैट मैजिस्ट्रेट हैज नो पावर, वो सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस को कॉग्निजेंस लेगा जिनकी हम कह सकते हैं कि यहां पर 195 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इट इज ओपन टू लॉन्च अ प्राइवेट कंप्लेंट ओनली ऑफ द ऑफेंसेस नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 195 ऑफ द सीआरपीसी। ये इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव अनदर केस दैट इज के रामाकृष्णा वर्सेस एसएचओ पुलिस स्टेशन। यहां पर 1986 क्रिमिनल लॉ जर्नल 392 केरला हाई कोर्ट का डिसीजन है। तो कोर्ट ने कहा कि कोर्ट मे प्रोसीड टू मेक अ कंप्लेंट आइदर ऑन इट्स ऑन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन अंडर सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी। कहीं भी अगर होता है ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग कोई पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, तो लॉ कहता है कि आपको ये चेक करना होगा कि एटलीस्ट वहां पर ऑफेंस कमिट होना चाहिए, और अगर वो ऑफेंस कमिट हो गया तो यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 195 की कंप्लायंस भी होनी चाहिए। ये बिल्कुल मैंडेटरी इन नेचर है, और इसके अलावा आप कहीं भी एक्ट नहीं कर सकते विदाउट दैट रिटन कंप्लेंट। वी हैव अनदर सेक्शन दैट इज 195A। It is in regard with the procedure for witness in case of threatening etc. अगर आप विटनेस को थ्रेट कर रहे हो तो भाई यहां पर 195A सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड का ऑफेंस है। वहां पर लिखा गया कि थ्रेटनिंग एनी पर्सन फॉर फॉल्स एविडेंस
अगर आप थ्रेट कर रहे हो किसी पर्सन को भैया आप झूठी गवाही दे के आओ कोर्ट में, झूठी एविडेंस दे के आओ, तो ये अपने आप में ऑफेंस है 195A का ऑफ इंडियन पेनल कोड, जिसकी वजह से 195A ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है कि अ विटनेस और एनी अदर पर्सन में फाइल अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 195A। तो कोई भी पर्सन जो है वो दायर कर सकता है। ये 2009 में हमारी अमेंडमेंट हुई थी। तो थ्रेटिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस के रिगार्डिंग अ विटनेस जिसको थ्रेट किया गया, जब कोई भी एनी अदर पर्सन जो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है उन पर्सन के अगेंस्ट जिन्होंने थ्रेट किया है, ये इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 196 सेज प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। अगेंस्ट द स्टेट अगर कर रहे हैं, जब कोई भी कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, अगेंस्ट द स्टेट कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो भाई यहां पर 196 की रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए। 196 क्या कह रहा है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस जो पनिशेबल अंडर चैप्टर 6 है, या 153A या 295A या 505 सेक्शन की फर्स्ट पॉइंट में है, जहां इन ऑफेंसेस के रिगार्डिंग कोई कॉन्स्पिरेसी कमिट कर रहा है, जहां अबैटमेंट कमिट कर रहा है, तो लॉ कहता है कि भाई आप तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी सैंक्शन ना दे दे, परमिशन ना दे दे। दैट कोर्ट हैज नो पावर टू टेक द कॉग्निजेंस एक्सेप्ट विदाउट द परमिशन और सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बिल्कुल क्लियर, कोई भी अगर एक्यूज ऑफेंस कमिट करता है जो चैप्टर 6 ऑफ आईपीसी में फॉलो करता है, या 153A सेक्शन में फॉलो करता है, 295A, क्योंकि यहां पर ये जो सेक्शन है बेसिकली यहां पर नफरत की भावना जगाने के लिए कोई आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो, ताकि वो क्लासेस जो है हमारे जो स्टेट में क्लासेस ऑफ पर्संस हैं, हमारी कास्ट है, उसकी फीलिंग्स आप हर्ट कर सको। तो लॉ कहता है कि यहां पर इन सिचुएशंस में बिना स्टेट और गवर्नमेंट सेंटर की परमिशन के बिना आप जो कोर्ट को बिल्कुल बाढ़ कर दे कि आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अनदर सेक्शन दैट 1A, यहां पर 1A को भी जो 1980 में इंसर्ट किया गया था। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 153B 505 की सेकंड क्लॉज एंड थर्ड क्लॉज, ये भी सारे उसी के रिगार्डिंग है, एनिमिटी के रिगार्डिंग है। आप कहीं क्लासेस ऑफ पर्संस में कहीं नफरत की भावना, फीलिंग की भावना आप जगा रहे हो ताकि वो आपस में लड़ जाएं, तो यहाँ पर किसी रिलीजन को आप हर्ट कर रहे हो, किसी फीलिंग को, ताकि दूसरे रिलीजन उस पर अटैक कर दे, व्हाटएवर जो भी है। लॉ कहता है कि इन सिचुएशन में अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी कमिट कर रहा है इन ऑफेंसेस को कमिट करने के लिए, तो भाई बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी यहाँ पर ऐड किया गया 1A में, बिना इन तीनों की परमिशन से, तीनों में से किसी की परमिशन भी है वो रिक्वायर्ड है, तो अगर कोई भी परमिशन देता है तभी कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस ले सकती है, अदरवाइज कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 196 सेज नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस ऑफ एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। लॉ कहता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर सेक्शन 120B में, जिसकी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जहां पर उसकी पनिशमेंट 2 साल से कम है, तो लॉ कहता है कि अगर ऐसे कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग अगर आपने केस दायर करना है पुलिस ने, तो यहां पर बिना स्टेट गवर्नमेंट की और बिना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। 2 साल से अलग ऊपर पनिशमेंट हो तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सैंक्शन। बट जहां पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वहां पर वो लिखा है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अदर देन अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 साल है, तो यहां पर कॉन्स्पिरेसी के लिए यहां पर कोर्ट जो कॉग्निजेंस ले सकती है बिना सैंक्शन के, बिना परमिशन के। लेकिन अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट 2 साल से कम है और उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग अगर आपने जो चार्जशीट दायर करनी है, तो यहां पर लॉ कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की परमिशन जो है वो अनिवार्य है, वो मैंडेटरी है। लेकिन प्रोवाइजर ऐड कर दिया कि अगर कोई भी पर्सन 195 ऑफ आईपीसी में कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस दे रहा है, एविडेंस फैब्रिकेट कर रहा है, तो यहां पर परमिशन की जरूरत नहीं है उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर। आपको बिना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बिना सैंक्शन के रिगार्डिंग, बिना स्टेट गवर्नमेंट की, बिना डीएम की परमिशन के आप जो है वो चार्ज जो है वो आप दायर कर सकते हो चार्जशीट, और कोर्ट बिना उसके जो है वो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट सब सेक्शन जो है वो 196 की थर्ड क्लॉज क्या कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, बिफोर अकॉर्डिंग सैंक्शन देने से पहले स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सैंक्शन देने से पहले वो कह सकते हैं बिफोर गिविंग कंसेंट अंडर सब क्लॉज 2 ऑर्डर अ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी पुलिस ऑफिसर को कह सकते हैं कि आप जाके चेक करके आओ कि एक्चुअल में इन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया। वो ब्लाइंडली एक्ट नहीं करते।
अगर उनको कहीं भी डाउट लगता है तो वो उसकी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी भी करवा सकते हैं। सैंक्शन बहुत जरूरी है, तो सैंक्शन देने से पहले दे हैव अ पावर, दे हैव अथॉरिटी। वो कह सकते हैं किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो इंस्पेक्टर से बिलो रैंक का नहीं है, वो कह सकते हैं इसकी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करके मुझे रिपोर्ट सबमिट करो। उस रिपोर्ट के ऊपर वो रिएक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर वो अपनी ओपिनियन देके वो सैंक्शन दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 195 से लेके 196 ऑफ CRPC, इन विच हमने सिर्फ एक ही बात क्लियर की है दैट नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट फाइल्ड रिटर्न में। अगर कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की जाती 195 में, या विदाउट द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या विदाउट द सैंक्शन ऑफ DM, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 195 टू 196 बात की जो हम लोग कवर, वो कल हम फर्दर इसके रिगार्डिंग हम लोग वीडियो डालेंगे। तब तक आप देखते रहो। इन केस ऑफ डाउट प्लीज आप कमेंट करके आप पूछ लेना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।